Hello friends, this is CSCM Devashish Goswami and I welcome you to an entirely new chapter which is chapter number 6 Determination of National Income। तो इसको अपन एक्सटेंसिवली कवर करने वाले, जितनी चीज़ें हो सकेंगी हम सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। क्या क्या पढ़ना है हमको, अलग अलग कंसेप्ट नेशनल इनकम के, मेजरमेंट के और कुछ लिमिटेशन और चैलेंजेस हैं उसको पढ़ेंगे। ये ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक नहीं रहेगा, लेकिन बाकी जो दोनों रहेंगे वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से 2 मार्क्स और यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, शायद इससे ज़्यादा तो ना आए। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर यूनिट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है, इसको पायोनियर किया, नोबेल प्राइज़ भी मिला उनको। नाम क्या है? साइमन कुजनेट और रिचर्ड स्टोन। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अब आगे आते हैं अपन। हमारे इंडिया में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको संभालती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इनका मेन काम होता है कि कंपाइल करना कि हर जगह से कितना कितना हमारा इनकम हो रहा है और उसको स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे सबको मिलाना। ठीक है, नाम क्या याद रखना है हमको? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। ये आपके MCQ में भी आ सकता है कि भैया CSO का एक तो फुल फॉर्म बताओ, इसका फुल फॉर्म ऐसे आ सकता है, और दूसरा ये आ सकता है कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। डन एवरीवन? यूजफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा रीड करते हुए चलेंगे, आपके एग्जाम में आने का चांस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स आते हैं, जैसे GDP, नॉमिनल GDP, GDP-MP, इन सबको अपन अच्छे से एक्सटेंसिवली समझते हैं। 2 वर्ड जो हमको सबसे पहले सीखना है वो है रियल GDP और दूसरा है हमारा नॉमिनल GDP। रियल GDP और नॉमिनल GDP। मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ एक अच्छा सा। जैसे मान लीजिए 2013 में और 2014 में, आपको मालूम होगा 2014 में मोदी जी आ गए थे और 2013 में जो थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। ठीक है, पॉलिटिकल वीडियो नहीं है ये, पहले ही बता दूँ, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कांग्रेस के समय पे 10 सामान उन्होंने बेचा था और हर एक सामान का दाम था 50 रुपये। तो कितना GDP बन जाएगा हमारा? 500। अब क्या हुआ, मोदी जी ने 10 सामान बेचा पर उस समय इन्फ्लेशन आ गया तो चीज़ों का दाम बढ़ गया और दाम कितना हो गया? 55 रुपये। अब टोटल जो मोदी जी का GDP आएगा वो कितना आएगा? 550। तो मोदी जी क्या बोलेंगे? देखो हमारा 50 रुपीज़ का क्या हुआ? GDP बढ़ गया। देखो वाओ, मैंने कितना अच्छा काम किया, GDP बढ़ गया, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमने 10% का ग्रोथ रेट दिखा दिया, 500 पे थे हम 550 पे आ गए। जबकि अगर आप ठीक से देखो तो क्वांटिटी तो उतनी ही है। क्या कहा मैंने? क्वांटिटी तो उतनी ही है, बस महंगाई तो बढ़ी है। आपने प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ाया। GDP GDP GDP, P फॉर प्रोडक्शन। आपका प्रोडक्शन हमको मेजर करना है। क्या आपने प्रोडक्शन बढ़ाया है? नो सर, हमने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। प्रोडक्शन तो उतना ही है, पहले भी 10 था अभी भी 10 है। सिर्फ क्या बढ़ा है? प्राइस बढ़ा है। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन को अपन हटाने के लिए अपन ये जो ओल्ड प्राइस था, इस ओल्ड प्राइस से ही जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अभी भी अगर मैं 50 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो ये 550 की जगह कितना हो जाएगा? 500। तो ये जो विदाउट टेकिंग इन्फ्लेशन अगर अपन डेटा को कैलकुलेट करते हैं तो उसको अपन कहते हैं रियल GDP। क्या कहते हैं अपन? रियल GDP। पर जैसे अपन ने पहले 550 निकाला था, यानी विथ इन्फ्लेशन अगर आप निकालोगे, इन्फ्लेशन को भी अगर आप जोड़ दोगे, तो ऐसे केस में जो आपके पास GDP आएगा, ये जो आया था ना आपके पास पहले, ये वाला जो GDP आएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉमिनल GDP। तो ये जो रेड में हमने कैलकुलेट किया उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉमिनल GDP, जो हमारा 550 आया है। और ये जो पर्पल में हमने कैलकुलेट किया है उसको अपन क्या बोलेंगे? रियल GDP। रियल GDP ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको अपन कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि पहले भी 500 था और अभी भी 500 है, यानी GDP बढ़ी नहीं है। नॉमिनल GDP में तो धोखा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्राइस बढ़े हों इसलिए आपका GDP बड़ा दिख रहा हो, लेकिन असल में ज़्यादा प्रोडक्शन ना हुआ हो। क्लियर हुआ? तो नॉमिनल GDP का मतलब क्या होता है? नॉमिनल का मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। नॉमिनल का मतलब क्या है? जहाँ पे इन्फ्लेशन को रखा गया है, एडजस्ट नहीं किया गया है, इन्फ्लेशन अभी भी प्राइस के अंदर दिख रहा है। और रियल GDP का मतलब क्या होता है? जब आप इन्फ्लेशन को हटा देते हो और आप पुराने वाले प्राइसेस को लेते हो। कौन से वाले प्राइस को लेते हो? करंट प्राइस को नहीं लेते हो। कौन से प्राइस को लेते हो? पुराने वाले प्राइस को लेते हो। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? रियल GDP। ठीक है,
तो नॉमिनल में क्या कौन सा वाला लेते हैं अपन, जिसमें इन्फ्लेशन मिला हुआ है, इन्फ्लेशन मिला हुआ है यानी करंट प्राइस को लेते हैं। किसको लेते हैं, करंट प्राइस। और रियल में किसको लेते हैं अपन, कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस यानी जो पुराना वाला प्राइस था हम उसी को लेते हैं। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ गई? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर एंड द इंटेंशन इज ऑल्सो क्लियर। गॉट इट एवरीवन? जीडीपी डिफ्लेटर का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये मेजर कर सके कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है। समझ में आया? तो देखो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना आ रहा था यहाँ पे, देखिए ज़रा 550। नॉमिनल जीडीपी कितना था, 550। रियल जीडीपी कितना है, 500। तो इन्फ्लेशन कितना है, चलिए देखते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर से अपन इस्तेमाल करेंगे, नॉमिनल जीडीपी को ऊपर रखेंगे 550, रियल जीडीपी को अपन नीचे रखेंगे विच इज़ 500 इंटू कर देंगे अपन 100। तो ये कट गया, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 550 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 110। यानी पहले मार्केट में जो मार्केट का बेस हमेशा क्या रहता है, 100। मार्केट का बेस हमेशा क्या रहेगा, 100। और मार्केट अभी चला कहाँ पे गया है, 110 पे। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 10 इंक्रीज़ हुआ। यानी क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मार्केट में 10% का इन्फ्लेशन है? यस सर, आप कह सकते हो। 100 रुपये की चीज़ 110 बन गई, यानी मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, 10% का। लीजिए प्रूफ कर दिया। ऊपर भी देखो हमने कहा था 10% का जो ग्रोथ हुआ है वो एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, वो तो एक्चुअली क्या है, इन्फ्लेशन है। 10% का ये जो ग्रोथ हमको दिख रहा था वो एक्चुअल ग्रोथ नहीं था, वो तो क्या था, 10% का इन्फ्लेशन था। क्या ये बात क्लियर हो गया? जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। 110 आया, इसको अपन कंपेयर करेंगे बेस से। बेस हमेशा क्या होता है हमारा, 100। ये तो आपने स्टैट्स में पढ़ा ही होगा। तो हम देखेंगे कि 100 से 110 हुआ, यानी कितना परसेंट इन्फ्लेशन है मार्केट में, 10%। क्लियर हुआ आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी अगर आपको दिया होगा, और रियल या नॉमिनल जीडीपी अगर आपको निकालना होगा, और जीडीपी डिफ्लेटर अगर क्वेश्चन में दिया होगा, तो फॉर्मूला को ऊपर नीचे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इतने बुद्धू थोड़ी हैं हमको निकालना आता है। देखिए नॉमिनल और रियल जब जहाँ पे सेम है वहाँ पे कितना है हमारा, 100। जहाँ पे ये चेंज हो रहा है वहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर। अब देखिए 100 से 123 हुआ, तो इस साल में कितना इन्फ्लेशन रहा होगा, 23.08%। कैसे निकाले फिर अपन, 123.08 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। तो ये अपन, मैं आपको क्या सिखाया था, पीडी के टाइम पे भी मैंने सिखाया था, जो भी आपका न्यू प्राइस होता है माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 करते हैं। क्लियर है? अब अगर यहाँ से यहाँ तक का मुझे निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई ओल्ड इंटू 100। तो न्यू कितना है, न्यू है सर हमारा 143.75, ओल्ड है हमारा 123.08 डिवाइडेड बाई 123.08 इंटू 100। तो इन्फ्लेशन कितना आ जाएगा, जल्दी से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 143.75 माइनस 123.08 डिवाइडेड बाई 123.08 इंटू 100, तो मेरा आ रहा है 16.79%। तो इस साल यानी कि 2016 में कितना इन्फ्लेशन रहा, 16.79%। इसी तरीके से आप हर एक साल का निकाल सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या आप जीडीपी डिफ्लेटर निकाल पाओगे, यस, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इंटू 100। इसी तरीके से उल्टा करेंगे तो भी क्या निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे आपके वर्ड्स रहेंगे, इसको याद रखना। मैं सबको एक साथ कंपाइल कर देता हूँ। बड़े वर्ड्स को ऊपर रख रहा हूँ मैं। ग्रॉस एक बड़ा वर्ड होता है, नेशनल एक बड़ा वर्ड होता है, पी तो कॉमन रहता है, और एमपी बड़ा वर्ड होता है। छोटा वर्ड क्या होता है, नेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफसी। छोटे के मैंने नीचे रखे हैं। ठीक है, ग्रॉस से अगर मैं नेट में आऊँगा तो डिप्रिसिएशन को क्या करूँगा, माइनस। नेट से ग्रॉस में जाऊँगा तो डिप्रिसिएशन को क्या करूँगा, प्लस। क्लियर हुआ? नेशनल से डोमेस्टिक में आऊँगा तो एनएफआईए को क्या करूँगा, माइनस, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाऊँगा तो एनएफआईए को क्या करूँगा, प्लस। गॉट इट एवरीवन? पीपी तो सेम है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं एनआईटी को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, और अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। तो इसको आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैंने बड़े वाले सारे फिगर्स को ऊपर रख दिया है। ग्रॉस बड़ा है, नेट बड़ा है, एमपी बड़ा है। बड़े से देखो, जब अपन छोटे में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, और जब भी अपन छोटे से बड़े, नीचे वाला छोटा है ना, तो जब अपन छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या होगा, प्लस।
अब क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा ये बस आपको याद रखना है। ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, डेप्रिसिएशन। नेशनल और डोमेस्टिक का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, NFIA। NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एमपी और एफसी का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, NIT। गॉट इट एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए ये सब यहाँ पे वर्डिंग्स में दिया हुआ है, मैंने एक साथ पूरे को कवर कर दिया। ठीक है, एक एक को क्या करना भाई, एक साथ पूरे को कवर कर दो। NFIA का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। नेट कंपनसेशन एक तो मिल सकता है, आप सोचो ना क्या क्या मिल सकता है। एक तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो कमाते होंगे, प्रॉपर्टी से रेंट आता होगा या तो प्रॉफिट आता होगा, और जो कंपनी प्रॉफिट नहीं बांटी वो अपने पास रख ली उसको क्या बोलेंगे अपन, रिटेन्ड अर्निंग। इतना ही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है। आगे आते हैं। NFIA वगैरह कवर हो गया, मार्केट प्राइस कवर हो गया, फैक्टर कॉस्ट कवर हो गया है। अब एक फॉर्मूला आता है इनकम मेथड का। किसका आता है, इनकम मेथड का। ठीक है, अब आप सोच के देखो हमारे देश में नॉर्मली मोटा मोटा क्या इनकम होता है। एक तो जैसे मैं यहाँ पे आपको, मैं अगर किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मेरे को सैलरी मिल सकती है, उस सैलरी को मैं क्या कहूँगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा अगर घर है तो क्या मिल सकता है, रेंट मिल सकता है। अगर मैंने बैंक में अगर पैसा जमा कराया तो इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर मैं अपनी कंपनी खुद चलाऊँगा तो क्या मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कुछ ऐसा इनकम है जिसको मैं बांट नहीं पा रहा हूँ, जिसको मैं अलग अलग तरीके से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे केस में उसको क्या बोलता हूँ मैं, मिक्स्ड इनकम। ऐसी इनकम जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ अलग अलग हेड में, अलग अलग तरीके से, उसको मैं क्या बोलूँगा, मिक्स्ड इनकम। आया सभी को समझ? चलिए, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस। अब आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस तो पता है। फैक्टर कॉस्ट में अगर आप NIT को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस, और NIT को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। ये तो आपको मालूम ही है। बेसिक प्राइस में क्या होता है, बेसिक प्राइस का मतलब होता है जो आपके कॉस्ट हैं, कॉस्ट में अगर आप टैक्स को ऐड करेंगे और सब्सिडी को माइनस करेंगे, कौन सा वाला, प्रोडक्शन वाला, कौन सा वाला, प्रोडक्शन वाला, प्रोडक्शन वाला, कौन सा वाला, प्रोडक्शन वाला, तो क्या बनेगा, बेसिक प्राइस। पर अगर आप टैक्स को ऐड करेंगे और सब्सिडी को माइनस करेंगे, प्रोडक्ट वाला, कौन सा वाला, प्रोडक्ट वाला, तो क्या बनेगा, मार्केट प्राइस। सर यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि बेसिक प्राइस में प्रोडक्शन वाला, कौन सा वाला, प्रोडक्शन वाला टैक्स प्लस होता है और सब्सिडी माइनस होता है। ऑन दी अदर हैंड जब अपन मार्केट प्राइस निकालते हैं तो प्रोडक्ट वाला, कौन सा वाला, प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट वाला टैक्स प्लस होता है और सब्सिडी माइनस होता है। तो ये वाला पार्ट तो सेम है, लेकिन मेन जो गोटी है वो यहाँ है, यहाँ डिफरेंस है। यहाँ पे ऐसे ही आपके साथ खेलेगा। ठीक है, चलिए ये सब हो गया हमारा। ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनल इनकम। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, जो इनकम मुझे मिल गई है, भले मैंने कमाई हो या ना कमाई हो, ठीक है, उसको अपन ऐड कर देंगे। और अगर कोई इनकम नहीं मिली है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस, कहानी ख़त्म। डिस्पोजेबल इनकम में पर्सनल इनकम में से टैक्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम। जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये कमाए और 30% का टैक्स रेट है, तो क्या होगा, मेरे को सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो 10,000 में से 30% टैक्स दे दिया तो 7,000 मेरे पास बचा। अब इस 7,000 को जैसा चाहूँ मैं वैसा खर्चा कर सकता हूँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। और अगर कोई नॉन टैक्स पेमेंट है, नॉन टैक्स पेमेंट यानी जैसे फीस हो सकता है, कुछ और हो सकता है ना, उसको भी आप क्या कर देंगे, माइनस। जैसे कई बार आपको क्या करना पड़ता है, कहीं पे आपको फीस जमा करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी फीस हो सकता है, कुछ और हो सकता है, वो सब अगर आप माइनस कर दोगे, जैसे मतलब 100 रुपये का फीस आपने और माइनस कर दिया, तो जो बचा है 6,900, ये आपका क्या बन जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो नॉर्मली ये वाला जो पार्ट है ना, फीस वाला, ये आपको देखने नहीं मिलेगा, ये टैक्स वाला आपसे एग्जाम में पूछता है वो। आगे आते हैं, प्राइवेट इनकम के केस में क्या करेंगे आप, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि प्राइवेट सेक्टर को हो रहा है, फिर NFIA, नेशनल डेट इंटरेस्ट, करंट ट्रांसफर गवर्नमेंट का, और अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सारी चीज़ें आ गई, एक तो प्राइवेट वाला आ गया, फिर गवर्नमेंट वाला आ गया, फिर वर्ल्ड भी आ गया, फिर क्या बचा, नेशनल डेट इंटरेस्ट और NFIA। ठीक है, ऐसे याद रखना, प्राइवेट आ गया, गवर्नमेंट आ गया, वर्ल्ड भी आ गया, तो बचा ही क्या, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को ले लिया हमने, और फिर NFIA को भी ले लिया। ठीक है, डन एवरीवन। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा।
अब आते हैं यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन जिन लोगों ने किया होगा मैं उनको पैसे दूंगा। जैसे आपके फैक्टर इनकम में किसी को वेजेस दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, प्रॉफिट दूंगा, फिर उसको वापस वो लोग खर्च करेंगे तो कंजम्पशन होगा, पैसा वापस कंपनी के पास जाएगा और उस कंपनी उस पैसों से वापस से प्रोडक्शन करेगी और इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो एक तरीका और होता है वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं इसको अपन। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होते हैं, 3 टाइप के फैक्टर होते हैं। पहले फैक्टर का नाम क्या होता है, प्राइमरी फैक्टर, ये रहा प्राइमरी फैक्टर। दूसरे का क्या होता है, सेकेंडरी, और तीसरे का क्या होता है, टर्शरी। तीनों को ही अपन क्या कर देते हैं, एक साथ मिला के ऐड करते हैं। क्या है फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अगर आपको एनवीए निकालना है तो ग्रॉस से नेट में आने के लिए हमेशा क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस। इनकम मेथड ऑलरेडी हो गया है। एक्सपेंडिचर मेथड पे आपको फोकस करना है। कौन कौन से टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, सबसे पहले तो भैया आप खुद एक्सपेंडिचर करते होंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये वो है जो प्राइवेट लोग करते हैं। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये वो है जो गवर्नमेंट करती है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये इन्वेस्टमेंट की तरह काम आता है। और चौथा नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा तो ऐसे केस से भी आंसर आपका आ सकता है। क्लियर हुआ आप लोग को, तो नेट एक्सपोर्ट हमने देख लिया, जीडीसीएफ देख लिया, और कंजम्पशन के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइवेट फाइनल और एक होता है आपका गवर्नमेंट। फॉर्मूला याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। करना है क्या क्वेश्चन, कुछ कर लेते हैं, चलो। नेशनल इनकम निकालना है वैल्यू एडेड मेथड से। सेल्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, एनएफआईए दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, टैक्स दिया है, सब्सिडी दिया है। निकालना क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोलेगा यानी एनएनपी-एफसी निकालना है। क्या निकालना है, एनएनपी-एफसी। पहले तो आप देखिए जीवीएमपी निकाल देते हैं। जीवीएमपी बच्चों कैसे आता है आपका, आप क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स कितना दिया हुआ है, 700, चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा हमारा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कैसे निकलेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि दिया हुआ है 350। क्लोजिंग और ओपनिंग कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है 400, ओपनिंग दिया हुआ है 500। ठीक है, तो 700 में 400 ऐड हो गया, 1100 बन गया, 1100 में 500 गया, बचा 600, 600 में 350 गया, बचा 250। ये 250 बन गया आपका जीवीए-एमपी। जीवीए-एमपी में अपन क्या करेंगे, अब हमको कहाँ तक पहुँचना है, एनएनपी-एफसी तक पहुँचना है। हमारे पास आया क्या है, जीवीए-एमपी। अब अपन को कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी, ग्रॉस से नेट में आना है। जीडीपी मान लीजिए इसको आप चाहें तो, जीडीपी-एमपी से हमको कहाँ पे आना है, एनएनपी-एफसी में। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट में जाना है, तो बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस, डी से एन, छोटे से बड़े में आएंगे तो एनएफआईए को क्या करेंगे, प्लस, और एमपी से एफसी, बड़े से छोटे में जाएंगे तो एनआईटी को क्या करेंगे, माइनस। तो आपका आंसर यहाँ पे 250 था, 250 में डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन कितना है, 150, तो 250 में 150 गया। एनएफआईए ऐड हो जाएगा, एनएफआईए कितना है, 30 ऐड हो जाएगा। और क्या माइनस होगा, एनआईटी माइनस होगा। एनआईटी का मतलब क्या होता है, टैक्स माइनस सब्सिडी। एनआईटी का मतलब क्या होता है, टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 110 माइनस 50 कितना हो गया, 60। 60 भी माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 250 में 150 गया, बचा 100, 100 में 30 ऐड हुआ, बना 130, 130 में 70 बन गया, तो कितना बचा, 70 करोड़। गॉट इट एवरीवन। ठीक है, एक क्वेश्चन रैंडमली मैंने उठाया है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी करना होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। जीडीपी एंड वेलफेयर, ये आपका थ्योरी टॉपिक है। बेसिकली ये बोलता है कि अगर किसी देश का, सिंपल टर्म से बता दे रहा हूँ आपको, अगर किसी देश का जीडीपी बढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस देश का वेलफेयर भी बढ़ रहा हो। ऐसा हो सकता है कि देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है पर वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है। फिर ऐसे कैसे, इनकम बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा वेलफेयर भी बढ़ेगा। नहीं बाबा, देखो समझो, हो क्या सकता है कि मान लो जीडीपी तो बढ़ी हो, लेकिन जीडीपी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन।
अब सही में अच्छी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है कि ख़राब चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, वो ये थोड़ी देखता है। तो क्या पता ख़राब चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा हो, शराब का, दारू का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो, तो पहला क्या है, ये एक इनएडिक्वेट मेजर है, सिर्फ आप इसको देख के जज नहीं कर सकते कि सोसाइटी अच्छी चल रही है या बुरी। दूसरा, हो सकता है कि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ना आया हो और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता। दूसरा, कई बार गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कुछ चीज़ों को हटा देती है या हिडन कर रहती है, जैसे आपका ड्रग्स तो इलीगल चीज़ है, तो मार्केट में ड्रग्स कितना बन रहा है किसको मालूम। गैम्बलिंग इलीगल चीज़ है, तो सब छुप छुप के करते हैं, तो इसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इससे कितना इनकम जनरेट हो रहा है, ये सब हमको मालूम ही नहीं चलेगा। कई चीज़ें ऐसी होती है जो नॉन मार्केट प्रोडक्शन की होती है और नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर होती है। जैसे हेल्थ, किसी देश का अगर हेल्थ अच्छा है तो भैया वो तो वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करेगा, पर जो इंसान कमाने के पीछे एकदम पागल हो गया है वो अपना इनकम तो बढ़ाएगा वो अपना जीडीपी तो बढ़ाएगा, इनकम तो बढ़ाएगा, लेकिन उस चक्कर में आखिर में तो मर ही जाएगा, तो वेलफेयर कहाँ हुआ फिर। अगला, कई बार इनकम बढ़ाने के चक्कर में लेजर टाइम जो होता है, आपका आराम करने वाला जो टाइम होता है, वो वाला टाइम आप क्या कर देते हो, ख़राब कर देते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देन कुछ इकोनॉमिक बैड्स होते हैं, जैसे कि आपका क्राइम है, पोल्यूशन है, ट्रैफिक कंजेशन है, इससे क्या होती है, चीज़ें सिर्फ ख़राब होती है, कभी अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, वॉलंटियर वर्क अगर मैं कर रहा हूँ तो एक तरीके का प्रोडक्शन ही कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और ये मैं वीडियो यूट्यूब में अगर डाला तो यूट्यूब में कोई रेवेन्यू तो नहीं आएगा, पर इससे क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। कुछ बच्चे पढ़े और पढ़ के क्या पता 2 नंबर ही सही, क्या पता 2 नंबर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं रेमुनरेशन तो ले नहीं रहा हूँ, तो मेरा ये जो पार्ट रहेगा ना, ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, पर हो सकता है कि इससे वेलफेयर हो रहा। गॉट इट। जेंडर इक्वालिटी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ये क्या होता है, मैंने चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है, एक बार सुनिएगा। लिमिटेशंस भी है कुछ, कोई एग्रीड डेफिनेशन नहीं है नेशनल इनकम का कि यही चीज़ें प्लस होगी, यही चीज़ें माइनस होगी, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। फाइनल गुड्स क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा, ऐसा कोई एग्जैक्ट डिफरेंस तो है नहीं। तो कई बार कुछ चीज़ें इंटरमीडिएट होती है उसको हम फाइनल मान लेते हैं, कुछ चीज़ फाइनल होती है उसको अपन इंटरमीडिएट मान लेते हैं। फिर इन दोनों में डिफरेंस करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि फाइनल वाला गुड्स जीडीपी में ऐड होता है, लेकिन इंटरमीडिएट वाला जीडीपी में ऐड नहीं होता। ट्रांसफ़र पेमेंट अपन ऐड नहीं करते, कई बार उसका लोचा होता है। ड्यूरेबल गुड का जो सर्विस होता है, जैसे मान लीजिए मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन का मैंने रिपेयरिंग कराया, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि फ़ोन आप बेचते हो तो उसका इनकम तो आप दिखाते हो, पर छोटा छोटा जो चीज़ होता है रिपेयरिंग वगैरह, उसका आप इनकम नहीं दिखाते। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विस दे रहा है, रोड बना के दे रहा है, तो वो सबको आप जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए अलग से इनकम नहीं करती। कई बार नई सामान आते हैं तो नए सामान का कांस्टेंट प्राइस तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो मार्केट में ही पहली बार आ रहा है, तो पुराना प्राइस पता कैसे चलेगा। ठीक है, कुछ और चैलेंजेस है, जैसे डेटा हमारे पास नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है डेटा की, क्या पता है डेटा के साथ मोदी जी ने झोलझाल किया हो, या जो भी पार्टी में है, ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट उसने झोलझाल किया हो। प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, यानी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि जहाँ पे पैसा नहीं मिलता। जैसे मैं अगर मान लीजिए गुरुद्वारा में सेवा कर रहा हूँ, तो है तो ये भी एक सर्विस, लेकिन क्या इस सर्विस के बदले में पैसा लूँगा? नो सर, आप पैसे नहीं लोगे। तो क्या ये जीडीपी में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, पर है तो ये भी प्रोडक्शन। कई बार प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हो तो उसको आप जोड़ नहीं सकते। इलिटरेसी और इग्नोरेंस, इसकी वजह से आप कई बार इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे आप सीए हैं या अगर आप अकाउंटेंट हैं, फिर तो आप अपने इनकम को दिखाएंगे सरकार को, लेकिन क्या बाकी लोग इनकम को दिखाएंगे? जैसे कोई किसान है, वो कितनी इनकम कर रहा है, क्या वो इनकम टैक्स भरता होगा? नहीं भरता होगा। ठीक है, ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन नहीं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसा हमने बोल तो दिया है, लेकिन कई बार कई चीज़ें कॉमन होती है, वो सेकेंडरी में भी आती है और टर्शियरी में भी, तो ऐसा कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो चीज़ें मैंने ज़्यादातर बता दी है। थोड़ा सा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। रेसिडेंट यूनिट क्या होता है? बेसिकली मैं जहाँ पे जाके काम करता हूँ या जहाँ पे बेसिकली मेरी इनकम होती है, ऐसे पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं अपन? रेसिडेंट यूनिट। द यूनिट हैविंग प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। कुछ स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने और आंसर करना है आपको। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस कंज्यूम्ड एज इनपुट बाय अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन।
तो जब प्रोडक्शन हो रहा था उस समय जो इनपुट्स को अपन यूज़ किए उसी को अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। एकदम सही है। अगर आपको नहीं मालूम तो एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं दूध खरीद रहा हूँ पीने के लिए तो ये फाइनल गुड है, लेकिन अगर मैं मिल्क खरीद रहा हूँ, दूध खरीद रहा हूँ, मिल्क खरीद के मैं पनीर बना रहा हूँ और फिर पनीर को बेच रहा हूँ, तो पनीर मेरा फिनिश गुड है और दूध मेरा क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि मैंने पनीर की हेल्प से मिल्क की हेल्प से पनीर बनाया। तो पनीर की वैल्यू को ऐड कर लेना पर मिल्क की वैल्यू को ऐड मत करना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में फिक्स्ड एसेट वगैरह एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जीडीपी किसी भी देश का क्या बताता है, जीडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल कंजम्पशन या डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें जी वर्ड है। अगर एनडीपी बोलता तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं रहता, हमने अभी अभी देखा है। ठीक है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड का डिफरेंस। जैसे मैंने 50 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, ये मैंने बाई किया और 100 रुपये का मैंने सामान सेल कर दिया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा विच इज़ 50 रुपीज़। ठीक है, इसको 400 कर देता हूँ तो ये पता चले। ये जो 350 का डिफरेंस है इसी को अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड। कि आपने क्या किया, 50 का सामान 400 में बेचा, तो आपने कितना वैल्यू एडिशन किया, 350। वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 50 का सामान 400 में बेच रहा हूँ तो या तो इसमें मैंने कुछ जोड़ा होगा, जैसे मान लो कोई मटेरियल जोड़ा होगा, या तो मैंने उसमें कोई कारीगरी की होगी, या तो कुछ तो भी किया होगा, यानी लेबर वर्क कुछ तो रहा होगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, ऐसी एक्टिविटी जिनको मार्केट में आप बेच नहीं सकते या जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगला, इनमें से कौन सा कैलकुलेशन नेशनल इनकम में नहीं आता, तो जनरली ट्रांसफर पेमेंट वगैरह नहीं आता। प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड गुड, जो पिछले साल ही अपन ले चुके हैं उसको वापस नहीं लेंगे। सेकेंड हैंड भी एक बार पहली बार जब बिका होगा तो ले लिए होंगे, तो अगली बार नहीं लेंगे। स्टॉक और बाउंड से कोई प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए अपन इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स इनटू द कैलकुलेशन नेशनल इनकम। अगर कोई सेल कर रहा हूँ तो उसको अपन लेंगे, अगर कोई इन्वेंट्री में कुछ एडिशन हुआ है तो उसको भी अपन लेंगे। स्टॉक और बाउंड को अपन नहीं लेते क्योंकि उसमें प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है। फॉर्मूला पूछा है जीएनपी का, जीएनपी इफ, तो जीएनपी में जीडीपी यहाँ पे यूज हुआ है हर जगह, तो डी में अगर मैं एनएफआईओ को जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, जीएनपी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड दीज, क्योंकि जीएनपी में एन का मतलब क्या है, नेशनल का मतलब इसके अंदर एनएफआईए को क्या कर दिया गया है, जोड़ा गया है। तो जो भी इनकम मैंने बाहर से कमाई है वो भी यहाँ पे मिली जाएगी, लेकिन डोमेस्टिक में एनएफआईए होता नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे ओवरसीज वाली इनकम नहीं रहती। ठीक है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फ़र्क होता है, एनआईटी का। अगर कोई आपसे पूछे मार्केट प्राइस और बेस कॉस्ट में या बेस प्राइस में क्या फ़र्क होता है, तो क्या बोलोगे, मार्केट प्राइस में जो आपका टैक्स और सब्सिडी होता है वो कौन सा वाला होता है, प्रोडक्ट वाला, और बेस में कौन सा वाला होता है, प्रोडक्शन वाला। ठीक है। चलिए, जैसे जो जीएसटी है ना, जीएसटी प्रोडक्ट पे लगता है, पर पहले एक एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, तो एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन वाला टैक्स था। ठीक है, अभी वो खैर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एनएफआई अगर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली एनएनपी जो होगा वो बड़ा होगा और जीडीपी जो होगा वो छोटा होगा। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या है, जीडीपी को जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है। तो इकोनॉमिक आउटपुट कितना है पर पर्सन, ये भी करेक्ट आंसर है, और पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो ये भी करेक्ट आंसर है। पॉपुलेशन और पर पर्सन अलग थोड़ी होता है, सेम ही होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, वो जिसके बदले आपने कुछ किया नहीं है पर फिर भी आपको मिल गया। तो फैक्टर पेमेंट में क्या होता है, फैक्टर पेमेंट में दो तरफा प्यार होता है, इसको बायलैटरल कहते हैं, यानी आपने कुछ किया और आपको उसके बदले मिला। जैसे मैंने काम किया, मुझे सैलरी मिली, ये फैक्टर पेमेंट है। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट यूनिलैटरल होता है। यूनिलैटरल यानी एक तरफ से मिलता है, जैसे आप बर्थडे में गए, कुछ नहीं खाए, आपने गिफ्ट दे दिया, तो गिफ्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र पेमेंट। आपके मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी देते होंगे, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र पेमेंट। तो आप पेंशन जब आपको मिल रही है तो आप तो उसके बदले कुछ नहीं करके दे रहे हो, तो वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट है। स्कॉलरशिप मिला क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, ट्रांसफ़र पेमेंट है। कंपनसेशन मिला कि भी आप फ्लड में डूब गया आपकी प्रॉपर्टी वगैरह, तो आपने उसके बदले कुछ किया तो नहीं है सरकार के लिए, तो वो भी क्या बन जाएगा, ट्रांसफ़र पेमेंट। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है, जो डिस्टिंग्विशेबल ना हो, जिसको आप डिफरेंस ना कर पाओ,
जिसको कंबाइन ही देखना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इनकम। इनमें से किसको ऐड किया जाता है, पर्सनल इनकम निकालते समय ट्रांसफ़र पेमेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। कि पर्सनल इनकम का मतलब क्या है, कितना इनकम मेरे को हुआ, कितना इनकम मेरे को हुआ, भले मैंने कमाया नहीं कमाया उसका कोई मतलब मेरे को नहीं है। ठीक है, चलिए चैप्टर 6 यूनिट 1 हमारा हो गया है। चैप्टर 6 यूनिट 2 पे चलते हैं। किनेजियन थ्योरी, कीन्स नाम का एक महान आदमी आया। इकोनॉमिक्स में सबसे महान आदमी अगर कोई है तो वो कीन्स ही है, आप कह सकते हैं। एक मार्क्स है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो एक मार्क्स नाम का एक आदमी है, वो इकोनॉमिक्स का भगवान माना जाता है और इंसानों में सबसे महान जो है वो कीन्स है। ठीक है, तो कीन्स को अपने को पढ़ना है। 2 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करेंगे, 3 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे, 4 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। ठीक है, इसका वेटेज कितना है, 3 मार्क्स मैक्सिमम मान के चलिए, इससे ज़्यादा इस चैप्टर यूनिट से नहीं आएगा। चलिए, सर्कुलर मॉडल क्या बोलता है, हाउसहोल्ड वाले क्या करते हैं, हाउसहोल्ड वाले क्या करते हैं, फैक्टर इनपुट देते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैं काम करके दिया और काम करके जो दिया मैंने आपको, उसके बदले आपने मुझे क्या दिया, सैलरी दिया। अब उस सैलरी से मैं क्या करूँगा, खर्चे करूँगा। क्या खर्चे करूँगा, मैं आपसे सामान खरीदूँगा या आपसे मैं सर्विस खरीदूँगा। तो मैंने आपके लिए काम किया, आपने मुझे सैलरी दी, उस सैलरी को मैंने आपके ऊपर खर्च किया, खर्च करके आपसे मैंने क्या लिया, गुड्स या सर्विस। तो इस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। 2 सेक्टर के बाद कितने आ जाते हैं, 3 सेक्टर आ जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 2 सेक्टर में 2 ही चीज़ें होती हैं, एडी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। जैसे अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। क्लियर है, अगर मेरी इनकम गिरेगी तो कंजम्पशन भी गिर जाएगा, यानी दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। चलिए, कंजम्पशन में 2 पार्ट होता है, एक होता है ऑटोनोमस, ये जो छोटा वाला ए है इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोले तो भैया ये वो टाइप का कंजम्पशन है जो आप करोगे ही करोगे। अब इसमें जो वाई है, वाई का मतलब क्या है, इनकम। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे समझाता हूँ, चलो मैं। एक होता है बच्चों एपीसी, एक होता है एमपीसी। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी डिवाइड बाय वाई, यानी कि मान लीजिए अगर 10,000 मेरी इनकम है और 6,000 अगर मैं खर्चा कर देता हूँ तो ऑन एन एवरेज में कितना खर्चा कर रहा हूँ, सी डिवाइड बाय वाई, यानी 60% सर आप अपनी इनकम को उड़ा दे रहे हो। क्लियर हुआ। एमपीसी क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। जैसे मान लीजिए यही इनकम मेरी बढ़ के हो गई 25,000 और ये जो कंजम्पशन था जो पहले 6,000 था अगले महीने बढ़ के हो गया 12,000। अब आप क्या निकालेंगे, एमपीसी। एमपीसी निकालते टाइम आप चेंज इन इनकम निकाल लीजिए, तो 10,000 से 25,000 हुआ, यानी कितना चेंज हुआ इनकम में, 15,000। और चेंज इन कंजम्पशन निकाल लीजिए, कितना कंजम्पशन में चेंज हुआ, 6,000 से 12,000, यानी 6,000 से और बढ़ गया। तो फार्मूला क्या बना, 6,000 डिवाइडेड बाई 15,000। आंसर चलिए देखते हैं कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, यानी कितना हो गया, 0.4। क्लियर हुआ, यानी मेरी इनकम जितने से बढ़ी उसका मैंने सिर्फ 40% एक्स्ट्रा खर्चा किया। मेरी इनकम जितने से बढ़ी, जितना परसेंटेज मेरा इनकम बढ़ा, उस इंक्रीज इन इनकम का मैंने सिर्फ 40% से मैंने कंजम्पशन को बढ़ाया। इज दिस क्लियर एवरीवन। तो देखिए क्या होता है कि जैसे अभी आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खाना तो खाते ही होंगे, ठीक है, कपड़े पहनते होंगे, बाइक भी चलाते होंगे या स्कूटी भी चलाते होंगे। तो ये बच्चों ऐसी वाली इनकम है जो आपकी होनी ही है। आप पैसा कमाओ या पैसा ना कमाओ, ये इनकम होगी ही। आप स्टूडेंट है, आपकी होगी। मैं टीचर हूँ, मेरी भी होगी। मैं कमाता हूँ, आप नहीं कमाते, या आप अपने डैड को ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कमाते हैं, आप नहीं कमाते, फिर भी ये खर्चा तो होना ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ए, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका जो टीचर है, आपका टीचर अगर उसका एमपीसी है 0.6, इसका मतलब क्या हुआ, टीचर को जितना भी एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा ना,
वो उस एक्स्ट्रा सैलरी का 60% हमेशा और खर्चा करेगा। कहने का मतलब एक तो ये ए वाला तो करेगा ही करेगा हमेशा, आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, हर कोई करेगा। प्लस फिर क्या होगा, जितना भी मान लो ए जो है ना, टोटल खर्चा एक दिन का कितना होता है, खाने का, कपड़े का और बाइक का 500 रुपये। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 500 प्लस बी इंटू वाई, जितना भी आपकी इनकम है, आपकी इनकम का 0.6 यानी 60% आप कहाँ खर्च करोगे, जब आपकी इनकम बढ़ती होगी। जैसे जैसे हम अमीर होते जाते हैं हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, हमारे शौक़ हम पूरे करते हैं, तो इसके वजह से कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा होगा। ठीक है, तो मान लो मेरी जो इनकम है या आपके टीचर की जो इनकम है वो है 2000, तो 2000 इंटू बी कितना है आपका 0.6, बी का मतलब MPC है ना, बी का मतलब MPC। तो 500 प्लस 2000 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा 1200। तो बेसिकली आपका जो सी है वो सी कितना आ गया यहाँ पे 1700। तो कैसे निकालेंगे, क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, APC कैसे निकलेगा, C डिवाइड बाई वाई। MPC कैसे निकलेगा, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। अब एक चीज़ याद रखना, APS क्या होगा, F डिवाइड बाई वाई, जितनी आपकी सेविंग हो रही है डिवाइड बाई वाई कर देना। अब जैसे अगर 10,000 मेरी इनकम है, ये ऊपर वाला एग्जांपल देखो, 10,000 मेरी इनकम है, 6,000 मैं कंजम्पशन कर देता हूँ, तो बचाता कितना होगा, तो बचाता होगा सर 4,000। तो 4,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो मेरा APS कितना आ जाएगा 0.4। यानी सर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 1 माइनस 0.6 करते तो भी क्या आ जाता 0.4। यानी APC और APS दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है 1। OPC इस क्वेश्चन में आपका 0.6 था, APS अगर आपको निकालना है तो सेविंग वगैरह अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इससे भी निकाल सकते हैं। आपका APS कितना आ जाएगा 0.4। गॉट इट एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। MPC और MPS को भी अगर आप जोड़ेंगे, MPC और MPS को भी अगर आप जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। जैसे यहाँ पे हमारा MPC कितना आ रहा है 0.4, तो आपका MPS कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? सर हमारा MPS हो जाएगा 0.6। गॉट इट? आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये APC का फॉर्मूला कवर हो गया, APC MPC दोनों हमने कवर कर दिया। रिलेशनशिप सेविंग का भी इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका सेविंग भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए MPS निकालना हमने सीख लिया, या तो 1 माइनस बी कर दो, या तो चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम कर दो। APS हमने निकालना सीख लिया। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, AS इज इक्वल टू C प्लस S। AD क्या होता है C प्लस I। तो ये दोनों को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। ठीक है, C प्लस I और C प्लस S इक्वल हो जाता है जब क्या हो, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है, जब दो चीज़ें इक्वल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो जब AD इज इक्वल टू AS होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जहाँ पे C प्लस I इज इक्वल टू C प्लस S होता है तो C कट जाएगा, बचेगा क्या, I इज इक्वल टू S। चलिए पढ़ते हैं अपन आगे। डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप की बात कर लेते हैं। डिफ्लेशनरी गैप का एक और नाम क्या है, रिफ्लेशनरी गैप। इसका मतलब क्या है, जब भी आपकी डिमांड कम रह जाएगी, ऐसे केस में अपन क्या बोलेंगे कि आपका क्या आ गया, डिफ्लेशनरी गैप आ गया। क्या बोलेंगे अपन, डिफ्लेशनरी गैप आ गया है। जितना भी आपका शॉर्टफॉल होगा, कितना क्या होगा आपका शॉर्टफॉल होगा, अगर जितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए तो उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, यानी आपके रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल अगर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होगा तो क्या आएगा, डिफ्लेशन। यानी सर अगर डिमांड बढ़ेगा तो क्या आएगा, डिमांड बढ़ेगा। एक्सेस डिमांड होगा तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। डिमांड अगर ज़्यादा है इन्फ्लेशन, डिमांड अगर कम है डिफ्लेशन। क्लियर हो गया? छोटा छोटा समरी बता दे रहा हूँ आपको, उसको ध्यान रखना। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग आराम से देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको अपन K से डिनोट करते हैं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि मैंने इन्वेस्टमेंट जो किया, ठीक है, उससे मेरी इनकम कितनी बढ़ रही है। चलिए इसको निकालने के कुछ और तरीके होते हैं, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये शायद आपके एग्जाम में आ जाए। K इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। और क्या तरीके होते हैं इसको निकालने के,
1/MPS, और MPS तो क्या होता है 1/MPC। तो इस तरीके से 2 फार्मूला बन गया। ठीक है, 1/MPS क्यों होता है इसका आंसर, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, अगर मैं सेविंग ज़्यादा करूँगा तो इन्वेस्टमेंट कम करूँगा, सेविंग ज़्यादा करूँगा तो इन्वेस्टमेंट क्या करूँगा, कम। दैट इज़ वाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू योर MPS। ठीक है, चलिए देखिए लिखा भी है, हायर द MPS लोअर विल बी द मल्टीप्लायर। कैसे रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तुम खुद सोच के देखो ना, 1000 रुपये मेरी इनकम है, 600 रुपये तो मैंने सेव कर दिया, तो कंजम्पशन कितना किया, 400। जितना कंजम्पशन करूँगा वही तो मेरा क्या बनेगा, डिमांड। जो डिमांड बनेगा, प्रोड्यूसर के पास पैसा जाएगा, वही प्रोड्यूसर तो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा ना। तो अगर आपका सेविंग 600 है तो इन्वेस्टमेंट कितना हो पाएगा, मैक्सिमम 400। पर अगर 1000 रुपये की इनकम में 300 रुपये में सेविंग करो तो 700 रुपये कंजम्पशन करूँगा, 700 का कंजम्पशन होगा तो डिमांड भी 700 से बढ़ेगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कितना कर पाएगा, 700 कर पाएगा। क्लियर हुआ। चलिए लीकेजेस के बारे में बात करेंगे। लीकेज का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, चीज़ों का रेट बढ़ रहा होता है, तब अपन क्या कर सकते हैं, अगर कम करना है तो टैक्स लगा दो। लोगों के पास इनकम कितनी है, 1000 है, एक काम करते हैं 30% का टैक्स लगा देते हैं, कितना इनकम बचेगा, 700। इनकम हो जाएगी कम, अगर इनकम हो जाएगी कम तो कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, कम, तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम। और एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ता है तभी तो इन्फ्लेशन आता है। क्या आता है, इन्फ्लेशन तभी तो आता है। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने को ही लीकेज कहते हैं। क्या कहा मैंने, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने को ही लीकेज कहते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप सेविंग करेंगे तो ऐसे केस में भी क्या हो जाएगा, आपका सेविंग ज़्यादा हो जाएगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम यानी एग्रीगेट डिमांड कम। ठीक है, इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड को मीट करना है एग्जिस्टिंग स्टॉक से, यानी आसान भाषा में बोलो तो न्यू प्रोडक्शन नहीं करना है। न्यू प्रोडक्शन नहीं करोगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगा। एडिशनल इनकम को खर्च करो कहाँ पे, एग्जिस्टिंग पे, यानी न्यू सामान नहीं बनाना, न्यू चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉरपोरेशन, यानी कि लोगों को आप प्रॉफिट दो ही मत। लोगों को अगर आप प्रॉफिट नहीं दोगे, यानी आप डिविडेंड नहीं दोगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अगर डिविडेंड कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, चलिए 2-3 और हैं, पढ़ाई देता हूँ, एक काम करता हूँ। अगर आपकी इनकम बढ़ रही हो, उस इनकम को आप खर्च करें कहाँ पे, डेट में। डेट में खर्च करोगे तो क्या होगा, आपको पुराना वाला कर्जा आप चुकाओगे तो नई जगह पे आप खर्चा नहीं कर पाओगे। नई जगह पे खर्चा नहीं कर पाओगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, उस चीज़ का कम हो जाएगा। केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन। अगर आपका डिमांड अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ 3 फैक्टर मॉडल। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पहले का अगर आपको क्लियर है तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले अपन क्या बोलते थे, y = c+i। अब इसमें जो नई चीज़ जुड़ रही है वो क्या जुड़ जा रही है, यहाँ पे g, क्योंकि यहाँ पे इस मॉडल में गवर्नमेंट भी आ जाता है। तो गवर्नमेंट आएगा तो क्या करेगा, एक तो ट्रांसफ़र पेमेंट देगा हाउस होल्ड को, उनसे टैक्स लेगा, बिजनेस वालों से भी टैक्स लेगा, और बिजनेस वालों को क्या देगा, सब्सिडी। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट भी अपने आप चल के आ जाता है। फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट उनसे बोरिंग लेगी, बिजनेस वाले क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हाउस होल्ड वाले क्या करेंगे, सेविंग। तो हाउस होल्ड का सेविंग यहाँ पे आता है, आप FD वगैरह कराते हो ना, और बिजनेस वाले इससे क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। क्लियर हो गया। तो फाइनेंशियल मार्केट के टर्म्स में देखो तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या है, इन्वेस्टमेंट। मैंने अगर आपको पैसा दिया तो आपके लिए लोन है, पर मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन 4 फैक्टर मॉडल की बात करें तो 4 फैक्टर मॉडल में क्या होता है, कहाँ गया 4 फैक्टर मॉडल, यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या आ जाती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या होगा, एक तो इम्पोर्ट और दूसरा एक्सपोर्ट। क्लियर, देखिए तो यहाँ पे C+I+G तो था ही, एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। गॉट इट। न्यूमेरिकल एक बार देखिएगा, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तो डेफिनेटली मैं हूँ। ठीक है, चलिए डन। थैंक यू एवरीवन।